कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हमारे देश की आबादी की हम बात करें तो आधी आबादी महिलाओं की है और खास तौर पर अगर हम खेती किसानी के कृषि के क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारी महिलाओं का योगदान काफी अहम हो जाता है, काफी सराहनीय हो जाता है। जी हाँ, अगर हम बात करें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की तो वे केवल घर के कामकाज तक सीमित नहीं हैं, वो खेतों में जाती हैं, खेतों में भी कृषि कार्य करती हैं, घर तो संभालती ही हैं, साथ ही साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारी जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं उनके कार्य की सराहना हो सके, उन्हें और भी ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने निर्णय लिया कि हर वर्ष 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो खासतौर पर महिला किसान हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जी हाँ, और आज के हमारे इस विचार विमर्श कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज के कार्यक्रम का विषय रहेगा देश की शान महिला किसान। हमारी महिलाएं किसी से भी कम नहीं है और किस तरह से उनका जो योगदान है वो कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण के क्षेत्र के विकास में अतुलनीय है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, आपको बता दें, ग्रामीण विकास मंत्रालय में अपर सचिव अलका उपाध्याय जी, साथ ही साथ पूर्व निदेशक प्रशासन एवं प्रमुख राष्ट्रीय कृषि महिला संसाधन केंद्र कृषि मंत्रालय डॉक्टर नीरज सुनेजा जी, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं भुवनेश्वर स्थित केंद्र कृषिरत महिला संस्थान के निदेशक डॉक्टर SK श्रीवास्तव जी। और आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी हमारी विशेषज्ञ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से डॉक्टर रश्मि सिंह और सफल किसान पूजा शर्मा जी भी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। हमारी महिलाओं के योगदान को सराहा जा सके, इसी पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। गांव में जीवन यापन का सबसे महत्वपूर्ण घटक कृषि है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल जनसंख्या का करीब 70% हिस्सा गांव में बसता है। और इन लोगों की आमदनी और जीवन यापन का मुख्य स्रोत कृषि और पशुपालन है। गांव में कृषि कार्य हो या पशुपालन, महिलाओं की भूमिका पुरुषों के मुकाबले अग्रणी है। कृषि क्षेत्र के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है। आर्थिक रूप से सक्रिय 80% महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 33% मजदूरों के तौर पर और 48% स्वनियोजित किसानों के तौर पर कार्य कर रही हैं। NSSO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 18% खेतीहर परिवारों का नेतृत्व महिलाएं ही करती हैं। कृषि कार्यों के साथ साथ महिलाएं मछली पालन, कृषि वानिकी, पशुपालन और मधुमक्खी पालन जैसे कार्यों में भी बखूबी अपना योगदान दे रही हैं। फसल की पैदावार के हर महत्वपूर्ण काम में महिलाओं का अहम योगदान रहता है। इतना ही नहीं, पशु प्रबंधन में भी महिलाएं प्रमुख योगदान दे रही हैं। गाय और भैंसों के पालन में महिलाएं रोजाना 3 से 6 घंटे तक श्रम करती हैं। महिला किसानों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार भी लगातार प्रयासरत है। खेतीबाड़ी में महिलाओं को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए पिछले 6 वर्षों में सरकार ने काफी सराहनीय कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कुल 30% हिस्सा महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन की ओर से भी महिलाओं के विकास के लिए स्वयं सहायता समूह बनाकर और तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। यानी सरकार की ओर से महिला किसानों के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से पूरे देश में 645 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों में किसानों को खेतीबाड़ी, पशुपालन और खेती से जुड़ी नई तकनीकों और शोधों की जानकारियां दी जाती हैं। स्कीमों के बारे में जानकारी देने के लिए महिलाओं के लिए कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान भी महिला किसानों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने, उनके विकास और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। रुक कर लेते हैं सबसे पहले डॉक्टर सुनेजा का। डॉक्टर सुनेजा, रिपोर्ट में भी हमने देखा, शुरुआत में भी हमने जिक्र किया कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो कृषि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनका जो स्थान है काफ़ी अहम हो जाता है। और आज हम जहाँ बात कर रहे हैं हमारी महिला किसानों की ही, तो आपसे शुरुआत में यही जानना चाहेंगे, कृषि के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान पर आप क्या कहेंगे? अदिति, आपने ठीक कहा कि 80% आर्थिक रूप से जो महिलाएं कार्यरत हैं कृषि में, वो हमारी किसान बहनें ही हैं और कृषि का सारा काम हमारी महिला किसान करती हैं। बुआई से लेकर फसल कटाई, निराई, गोडाई, खरपतवार हटाना, उसमें उर्वरक डालना और यहाँ तक कि कटाई उपरांत जो प्रसंस्करण क्रियाएं हैं वो भी हमारी किसान बहनें करती हैं। यहाँ तक कि विपणन का काम भी किसान बहनें ही करती हैं। तो किसान बहनों का कृषि में भागीदारी की बात की जाए और यदि आंकड़ों की बात की जाए तो खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में 55 से 60% महिलाएं कार्यरत हैं। वहीं पर पशुपालन के क्षेत्र में 93% तक महिलाओं की भागीदारी है जी। इसी तरह से मछली पालन में 24%, कृषि वानिकी में और जो वन आधारित लघु उद्योग हैं उनमें हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अपूर्व रही है और उस सराहनीय रही है। जी बिल्कुल, तो हमारी जो महिलाएं हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए, चाहे बात हम खेतों में कार्य करने की हो, फसल की कटाई के उपरांत जो हमारे प्रबंधन कार्य होते हैं, कृषि कार्य करने होते हैं, विपणन की ही बात कर लें तो तमाम कार्यों में हमारी महिलाएं सम्मिलित होती हैं। और जो पशुपालन है, अन्य जो कृषि संबंधित व्यवसाय हैं, उनमें भी हमारी महिलाएं एक बहुत ही एक स्तंभ के रूप में खड़ी होती हैं और अच्छी तरह से कार्य करके कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं और अच्छी आय अर्जित करने में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर श्रीवास्तव आपका रुख करना चाहूँगी, आपके संस्थान के बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान की हम बात करते हैं तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबन के लिए किस तरह के कार्य आपके यहाँ पर किए जा रहे हैं, किस तरह से उन्हें जागरूक किया जा रहा है? ये हमारे संस्थान के लिए भी बड़े गौरव की बात है क्योंकि हम लोग हमेशा महिलाओं के लिए ही काम करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस मीटिंग के माध्यम से कि हमारा संस्थान जो है सबसे पहले 1996 में बना, जब इसकी स्थापना की गई तो ये 2 वैज्ञानिकों से शुरू हुआ था और उस समय इसका नाम था नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर जी। उसके बाद महिलाओं की भागीदारी को खेती में देखते हुए इस संस्थान को 2008 में फिर से अपग्रेड किया गया और इसका नाम रखा गया डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर। और धीरे धीरे जो वैज्ञानिकों का काम था इस संस्थान में वो आगे बढ़ता गया और महिलाओं की भागीदारी भी खेती में बढ़ती गई। उसको देखते हुए पुनः 2014 में इस संस्थान को सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर के रूप में दर्जा दिया गया। और अभी हम फिर इसी बीच में जो हमने ये ड्यूरेशन दिया 96 से लेके 2014 तक, इसी बीच में हमारे 2 नेशनल कंसल्टेशन और ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर दिल्ली में आयोजित हुए। तो वहाँ पे जो हमारे माननीय अयप्पन साहब थे उस समय, भूतपूर्व डीजी साहब,
तो उन्होंने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पूछा 117 देशों के लोग उसमें पार्टिसिपेट कि आप लोगों के यहाँ सारे देशों में क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो कोई संस्थान ऐसा है जो पार्टिकुलरली कृषि में महिलाओं के लिए काम कर रहा हो। जी। तो वहाँ पे जवाब मिला कि नहीं, ऐसा कोई संस्थान हमारे यहाँ नहीं है। जनरली जेंडर पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन पार्टिकुलरली कृषि क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम करने के लिए किसी देश में कोई इस तरह के संस्थान नहीं है। तो उस टाइम से फिर हम लोग पहले बोलते थे ये इंस्टीट्यूट साउथ ईस्ट एशिया में है, और उस टाइम से हम लोग इसको बोलने लगे कि ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूनिक अकेला है। और अभी हमारे संस्थान को इसी 2020 में बेस्ट इंस्टीट्यूट इन एशिया फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर अवार्ड भी मिला है। जी। तो ये हमारे संस्थान के लिए बड़ी गौरव की बात है। और हम सबसे बड़ी जो खास विशेषता है इस संस्थान की कि हमारा संस्थान एक सिंगल विंडो के रूप में काम करता है। हमारे यहाँ वैज्ञानिकों की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। अगर धान के लिए कोई समस्या किसान बहनों की है तो वो यहाँ पे आएंगे तो उनको धान की बात या समस्या का समाधान मिलेगा। मछली की समस्या का कुछ समस्या है, वो इस संस्थान में आएंगे तो मछली के बारे में भी हम उनको बता पाएंगे। उनको खेती किसानी के बारे में है, पशुपालन के बारे में है, बकरी के बारे में है, मुर्गी के बारे में है। तो अगर उनकी कोई भी समस्या है तो इस संस्थान में आने से उनकी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पे हो जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आपका जो संस्थान है पूर्ण रूप से हमारी महिला किसानों को समर्पित है, और उनकी किसी भी तरह की समस्या हो खेती बाड़ी को लेकर आप उनका समाधान उन तक पहुँचाते हैं। और जब हमारी महिला किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर सहूलियत हो जाएगी और आसानी से वो कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे और आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम जरूर बढ़ा पाएंगी। बिल्कुल हमारी जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ सकें, इसके लिए हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है। सरकार भी कई तरह के हम योजनाएं कहें वो भी ला रही है ताकि हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें और भी ज्यादा सशक्त बनाया जा सके। इसके बारे में आज के कार्यक्रम में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं डॉक्टर रश्मि का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर रश्मि, आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से हैं। आपके संस्थान के जरिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी महिला किसानों की ही नहीं, साथ ही साथ मैं ग्रामीण क्षेत्रों की हर महिला की बारे में यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि उन्हें और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमारे संस्थान में महिलाओं का योगदान जो है वो पहले से डॉक्यूमेंट किया गया है, उस पर शोध किया गया है। उसके लिए हम अलग तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं और जिससे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो हमारे जो विभिन्न संभाग हैं उनकी अपनी अपनी तकनीकें हैं, उनको अपना के हम महिलाओं को ट्रेनिंग देके उनके द्वारा कुछ उद्यम भी हमने शुरू कराए हैं। दिल्ली के आसपास के काफ़ी गांवों में हमने ये कार्यक्रम लागू किया है और काफ़ी महिलाएं इसके लिए बहुत उनकी अपेक्षाएं थी और वो इसमें आगे भी आई हैं। उन्होंने बहुत सारे स्वयं सहायता समूह भी बनाए हैं, फेडरेशन बनाए हैं, कुछ ने तो अपनी कंपनियां भी लॉन्च करी हैं। और क्योंकि ट्रेडिशनली जो पहले से महिलाएं करती रही हैं वो कटाई उपरांत जो क्रियाएं हैं वो करके उनको मूल्य संवर्धित उत्पाद बना के वो बेचती रही हैं। अगर आप देखें तो इम्फाल में जैसे महिलाओं द्वारा एक मार्केट ही है, महिलाओं द्वारा संचालित आयोजित, सिर्फ महिलाएं उसको ऑपरेट करती हैं इम्फाल में। उसी तरह से ट्रेडिशनली चलता आया है, लेकिन इसको एक आज के परिप्रेक्ष्य में उद्यम की तरह से, कंपनी की तरह से, किसान महिलाओं द्वारा संचालित कंपनी या सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्वयं सहायता समूहों के द्वारा संचालित करके, तो उससे बड़ी उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो पाई हैं। अचार है, मुरब्बे हैं, पापड़ हैं, बड़ियाँ हैं, सोयाबीन से निर्मित उत्पाद हैं और मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं। जिस तरह से हमारे साथ में पूजा शर्मा है, ये भी बताएंगे आपको डिटेल में, ये हमारे संस्थान से जुड़ी रही हैं, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस तरह के स्वयं सहायता समूह। और हमारा जो केवीके है शिकोपुर में, वहाँ के तो 3, जैसे एक तो क्षितिज है जिसको ये पूजा शर्मा संचालित करती हैं, एक प्रयास ग्रुप है, एक आरजू ग्रुप है, जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपने उत्पाद रखे हैं। जी बिल्कुल। तो महिलाओं को
आप लोग प्रशिक्षित करते हैं हर स्तर में, केवल खेती किसानी के कार्यों तक ही नहीं बल्कि उसके पश्चात क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, उद्यम शुरू किए जा सकते हैं। इन तमाम जरियों के जरिए हमारी जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। और हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो एक अहम भूमिका उसकी भी रही है हमारी महिलाओं को इस मुकाम तक पहुंचाने में। और एक ऐसी ही सफल किसान, महिला किसान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पूजा शर्मा जी। उनसे ही जान लेते हैं किस तरह से उनकी इस सफर की शुरुआत हुई। पूजा जी, क्या कहेंगे आप? मैं 2013 से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी और वहाँ से मैंने प्रशिक्षण लिया। बचपन से ही खेतीबाड़ी और पशुपालन किया था, तो सोचा क्यों ना मतलब कुछ ना कुछ किया जाए। अपने लिए तो हर कोई करता है, मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों को साथ लेके और उनके साथ मिलके कुछ काम करूं। और 2013 में मैंने कृषि विज्ञान केंद्र में जाके 7 दिवसीय प्रशिक्षण लिया और सोया नट्स का हमने प्रशिक्षण लिया। फिर हमने काम शुरू किया, हमने स्वयं सहायता समूह बनाया। समूह बनाने के बाद जैसे ही हमने काम की शुरुआत की तो काफ़ी सारी दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन शुरुआत में जो दिक्कतें आती हैं उनके बाद तो आगे बहुत अच्छा मतलब काम हो जाता है। समूह में मिलके हमने जैसे ही सोयाबीन का प्रशिक्षण तो लिया, मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे जैसे बचपन से किसान भाई हैं, खेतीबाड़ी हमने भी की थी भाइयों ने के साथ मिलके ही, तो क्यों ना हम उन्हीं चीज़ों को बना के मार्केट में दें ताकि हमारे किसानों का भी फायदा हो। जैसे कि आज हमारे मोदी जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की आय डबल होनी चाहिए। मेरा मानना है कि 2022 से पहले हम किसानों की आय डबल कर सकते हैं। जैसे बाजरे से हमने खिचड़ी बनाई, फिर बाजरे से हमने लड्डू बनाए, और आज मतलब एक एनजीओ की हेल्प से बेकरी ऑन लगने की वजह से आज हम बाजरे के बिस्किट बनाते हैं, जवार के बिस्किट हम बनाते हैं, रागी, चना, मतलब कोई भी मोटा अनाज हमने ऐसा नहीं छोड़ा जिसके हमने बिस्किट नहीं बनाए। जी बिल्कुल। तो फसल उत्पादन तक ही सीमित ना रहकर आप प्रसंस्करण करती हैं, मूल्य संवर्धन करती हैं, जिसके चलते आय काफ़ी अच्छी अर्जित होती है। और अगर ऐसी ही कदम हमारी अन्य महिला किसान भी उठाएंगी तो निश्चित तौर पर जो हमारी सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2022 तक हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सके, उससे पहले ही इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। बस जरूरत है सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो विभिन्न संस्थान हैं उनकी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनको जानने की, उनको समझने की। जब जानकारी आप तक पहुंच जाएगी, आप मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर इस लक्ष्य की प्राप्ति जल्द से जल्द हो पाएगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर सुनेजा के पास मैं जाना चाहूंगी। डॉक्टर सुनेजा, हमारी सरकार, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि हमारी महिला किसानों के लिए खास तौर पर कई तरह की योजनाएं भी चलाए हुए हैं और उससे उन्हें काफी फायदा भी मिल रहा है, तो किस तरह की योजनाएं हैं ये आप इस पर प्रकाश डालिए। अदिति, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का ये लक्ष्य रहा है कि उत्पादन और उत्पादकता के साथ हम लोग ये सुनिश्चित करें कि मंत्रालय द्वारा लाभार्थी उन्मुखी जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनका फायदा महिलाओं तो अवश्य पहुंचना चाहिए। यद्यपि 80 के दशक में शुरुआत की गई थी महिला विशेष कार्यक्रमों से, जिसमें कि केवल महिलाओं को फोकस करके वो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, लेकिन अब मंत्रालय का की ये धारणा है कि महिलाओं को कृषि की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इस तरह से महिलाओं को कृषि की मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे पहले मंत्रालय ने नीतिगत निर्णय लिए जी। जो राष्ट्रीय किसान नीति बनाई गई उसमें 4 चीजों पर बल दिया गया। एक कि घरेलू और कृषि भूमि जो है उस पर महिलाओं के संयुक्त पट्टे जारी किए जाएं, किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएं जी। फसल और पशुधन की जो उन्नत पद्धतियां हैं वो महिला अनुरूप और महिला अनुकूल बनाई जाए जी। और साथ ही कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो हमारी महिलाएं हैं उसको वो आजीविका के रूप में किस तरह से ले सकती हैं, इन 4 स्तंभों पर कृषि नीति में ये जिक्र किया गया है। और उसी के आधार पर सरकार ने एक चहुमुखी रणनीति तैयार की है जिसमें सबसे पहला जो विशेष निर्णय है और रणनीति है वो ये है कि जितनी भी मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो मिशन हैं, जो योजनाएं हैं, उनमें कम से कम 30% धनराशि का आवंटन महिलाओं के लिए किया जाए। दूसरा स्तंभ और रणनीति ये है कि महिला समर्थित कदम उठाए जाए, प्रो विमेन इनिशिएटिव्स
दिए जाएं ताकि इन स्कीमों का फायदा अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंच सके। जी बिल्कुल, बताएं। तीसरा स्तंभ उन्होंने, मंत्रालय ने अपनी रणनीति में ये रखा कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाकर महिलाओं के उन्हें उनका क्षमता निर्माण किया जाए, उनके कौशल ज्ञान में वृद्धि की जाए। और चौथा स्तंभ ये है कि जितने भी निर्णय लेने वाले निकाय हैं, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिसके आधार पर प्लानिंग की जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं, ब्लॉक एक्शन प्लान बनाए जाते हैं, उनमें महिलाओं का नामांकन और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो इन 4 स्तंभों के अराउंड मंत्रालय ने अपनी रणनीति तैयार करके आज ये अचीव कर लिया है कि जितने हमारे कार्यक्रम हैं, लगभग 1 दर्जन मंत्रालय के मिशन कार्यक्रम और किसान कल्याण के कार्यक्रम हैं, उनमें महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जी, तो महिलाओं के लिए कई तरह की नीतियों का निर्माण किया गया है, रणनीतियां बनाई गई हैं ताकि हमारी महिलाओं को भी वही स्थान मिल सके जो हमारे देश में पुरुषों को मिला है, और हमारी जो महिला किसान हैं वो निश्चित तौर पर विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें। और इसी के साथ हम भी बढ़ेंगे आगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बता दें कि ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय की अपर सचिव अलका उपाध्याय जी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज हम चर्चा कर रहे हैं देश की शान महिला किसान। जी हाँ, हमारी महिलाएं जो हैं किसी से भी कम नहीं हैं और आगे बढ़ रही हैं देश में आत्मनिर्भरता की ओर। जी हाँ, इसी पर और विस्तृत चर्चा करने के लिए बता दें आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय में अपर सचिव अलका उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उन्हीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। थैंक यू जी। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हम ग्रामीण विकास मंत्रालय की हम यहाँ बात कर लेते हैं, तो हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? तो जैसा आपको विदित है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहुंच मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा है। हम हर गांव तक, हर हमारे जो कार्यक्रम है उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। जी। जितने भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम है, राज्य सरकारों के सहयोग के साथ में इनका क्रियान्वयन बखूबी किया जा रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और कुछ प्रोग्राम्स तो ऐसे हैं जिसमें कि हम लोग महिलाओं को सीधी बहुत ज्यादा ताकत देने का प्रयास कर रहे हैं या उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्यों ना हो, जिसमें कि करीब 67% हमारी महिलाएं जो हैं आज ग्रामीण विकास विभाग के इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको लाभ मिला है, लाभान्वित हुई है। उसी प्रकार से मनरेगा में भी आज हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी महिलाएं आज इस समय में, स्पेशली कोरोना के टाइम में, जबकि एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मेजर इश्यू हो गया, तो हमारी महिलाओं को मनरेगा के माध्यम से भी बहुत रिलीफ मिली है। और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें महिलाएं सीधी भागीदारी कर रही हैं। मैं उनमें से कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बोलना चाहूंगी मनरेगा में भी, क्योंकि हम लोग केवल इसमें ही विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ आज हमने एक काम किया और कल आगे बढ़ गए। हमारा प्रयास ये है कि हम सस्टेनेबल अथवा ऐसे कार्य ले जिनका की परिणाम दूरगामी हो। जैसे न्यूट्री गार्डन का एक प्रोग्राम हम लोग लेते हैं,
ना केवल जिसमें हम जो न्यूट्री गार्डन है या ऐसे फल पौधे लगाते हैं जिससे कि लोगों को आमदनी मिले, बल्कि एक इसके पीछे उद्देश्य ये भी है कि हमारी महिलाओं को इसमें अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल सके। दूसरा, हम लोग कुएं बनाने का बहुत सारा काम करते हैं, वो इसलिए जिससे कि सिंचाई के स्रोत हमको उपलब्ध हो पाए। खेतों में काम करने का काम लिया जाता है मनरेगा में, जिससे कि उन्नत खेती हो सके। साथ साथ में बागवानी के अन्य कार्य भी लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे काम हैं। पशुपालन शेड बन रहे हैं जिससे कि लोग जो एनिमल हस्बेंड्री में या दुग्ध उत्पादन में अपने जो जानवर ले रहे हैं उनको सेफली रख सके। कुक्कुट पालन के लिए भी शेड्स बनाने का कार्यक्रम इन सभी योजनाओं में, इस योजना में रखा गया है। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ में हमारा जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हम लोग सीधे सीधे महिलाओं के साथ में ही कार्य करते हैं। आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी पहुंच 7 करोड़ से अधिक महिलाओं के साथ में है। हमारा सीधा सीधा कार्यक्रम उनके माध्यम से क्रियान्वित हो रहा है। हम लोग स्वयं सहायता समूहों को तैयार करते हैं और स्वयं सहायता समूह एक ही गांव के एक जैसे लोगों के समूह होते हैं जिसमें कि महिलाएं इकट्ठा होकर अपनी दिनचर्या के बारे में बात करती हैं, अपने किस तरह से जीविकापार्जन बढ़ाया जाए उसके बारे में बात करती है। एक तरीके से उनको संगठित करने का कार्यक्रम लिया गया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का ये कार्यक्रम है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और इसमें हम लोगों ने पिछले कई सालों में उनके समूहों को संगठित करने का बहुत अच्छा काम किया और अब हम आजीविका की ओर अपना ध्यान लेकर जा रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक महिलाओं को, जो हमारी ये 7 करोड़ महिलाएं हैं, उनको हम आजीविका का कोई ना कोई साधन उपलब्ध करा सकें। तो हमारे सारे प्रयास हो सके। जी, तो ये तमाम प्रयास हैं जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं ताकि हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर भी कार्य कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी? क्या किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगी कि पिछले 4-5 सालों से हम लोगों ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का प्रारंभ किया और इसके बहुत अच्छे परिणाम आए। कई राज्यों में इसकी परियोजनाएं ली गई और इस परियोजना के माध्यम से हम 2 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। पहली चीज ये कि हम इस बात को समझें या समाज इस बात को समझे कि महिलाओं की भागीदारी कृषि में बराबर की है और उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि एक 70% महिलाएं जो हैं वो एग्रीकल्चर के साथ में जुड़ी हुई हैं, एग्रीकल्चर एज एन ऑक्यूपेशन के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं और हम लोग ऐसी प्रकार की खेती जिसमें कि लागत कम हो, जिसमें कि वातावरण को उतना नुकसान ना हो और इकोलॉजिकली जो साउंड प्रैक्टिसेस हैं हम वो उनको अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी कृषि सखियां तैयार हुई, हमारे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स हैं, ऐसे लोग जो कि समुदाय से ही आते हैं, समुदाय के बीच में रहते हैं और समुदाय में जाकर कुछ ट्रेनिंग हम उनको देते हैं और फिर वो जाकर उस ट्रेनिंग को वहां पर रेप्लिकेट करवाते हैं या दूसरे लोगों को और ट्रेन करते हैं, जिससे कि ज्यादा लोगों को इन एग्रीकल्चर इकोलॉजिकली प्रैक्टिसेस के बारे में भी पता लग पाए। तो ये महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का हमारा कार्य चल रहा है। इसमें कई महिलाएं हमारे साथ में, करीब 60 लाख महिलाएं हमारे साथ इसमें जुड़ी हुई हैं और निरंतर जुड़ती जा रही हैं महिलाएं। जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम को हाथ में लिया तो उसके साथ साथ में अब ये हुआ कि हम लोग को कृषि विभाग के साथ में मिलकर कुछ और गतिविधियों को आगे बढ़ावा देना चाहिए। तो अब हम लोग का जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है कि हम अपनी कृषि सखियों को और ट्रेन करें और ज्यादा अपनी महिलाओं को ट्रेन करें, दीदियों को ट्रेन करें, कृषि सखी बनाएं, जो कि कृषि की जो बातें हैं, जो सूझबूझ की बात है कि किस प्रकार का बीज उपयोग किया जाए, किस प्रकार की खाद उपयोग की जाए, उसके बारे में उनको जानकारी हो। सॉइल हेल्थ कार्ड की बात होती है, सॉइल टेस्टिंग की बात होती है, हम उनके साथ में मिलकर ये काम करें। एक इसमें बहुत अच्छा एक हमारा अनुभव रहा है, हम लोगों ने कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए, क्योंकि क्या होता है गांव में जो हमारी दीदियां हैं उनके पास में इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे इम्प्लीमेंट्स होते हैं लेकिन वो उनके पास में नहीं होते हैं। तो कस्टम हायरिंग सेंटर हुआ, यानी कि गांव में एक ऐसा
समूह बनाया गया जहाँ पर कि एग्रीकल्चर औजार या इम्प्लीमेंट्स रहें और लोग अपना इसको थोड़े से फीस के साथ में या किराए के साथ में ले जाएं, गांव में लोग इसका उपयोग करें। सो हमारी सबसे बड़ी भागीदारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ में यहाँ पे शुरू हुई। उनकी जो एक आत्मा परियोजना है उसके तहत हम लोग फाइनेंसिंग इन स्वयं सहायता समूह को किया गया। कस्टम हायरिंग सेंटर्स में कई राज्यों में बहुत अच्छा काम हुआ है। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में बहुत अच्छा काम हुआ है और आज जो ये कस्टम हायरिंग सेंटर्स है वो रेवेन्यू अर्न करने की स्थिति में भी आ गए हैं। लेकिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें इन तमाम नीतियों का या फिर कहें योजनाओं का सीधे तौर पर लाभ मिल सके, इसके लिए उन्हें किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत, ये तो सबसे बड़ा मूल मुद्दा यही है कि किस तरह से इन महिलाओं को बता सके कि ये योजनाएं हैं और अब आप इनका फायदा उठाएं। इसमें दो चीजें हैं। एक तो हम प्रोजेक्ट मोड में कर रहे हैं जिसमें कि हम नीचे जाकर इन महिलाओं के साथ में काम कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं प्रोड्यूसर ग्रुप्स बनाए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए। हम लोगों ने कुछ प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस भी बनाए, बड़ी कंपनियां बनाई है। करीब 6 कंपनियां हमने पहले, आज से 2-3 साल पहले प्रवृत्त की थी, जो कि सभी आज रेवेन्यू अर्न करने की स्थिति में आ गई हैं। 6 प्रोड्यूसर कंपनीज हमने इस साल भी प्रमोट की हैं राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, जिसमें हमारी सब महिलाएं ही भागीदार है। और आगे भी इस प्रकार की 40 तो बड़ी कंपनियां हम बनाने वाले हैं और इन कंपनियों में किस प्रकार का काम होगा, क्या प्रोडक्ट होंगे, ये इन महिलाओं की सहभागिता से हम लोग काम करें। मतलब कि ये प्रोजेक्ट मोड पे है। लेकिन जो हमारी आम महिलाएं हैं, आम बहनें हैं, जिन तक हमें पहुंचना है, यानी हमारा उद्देश्य तो हर महिला तक पहुंचने का है, उनके लिए हमारे जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्संस हैं, हमारे फार्मर ट्रेनिंग स्कूल्स जो विलेज लेवल पे, फील्ड फार्मर ट्रेनिंग स्कूल हम इनको बोलते हैं, हमारे कुछ आरसेटी के माध्यम से रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हर जिले में है, उनके माध्यम से हम प्रशिक्षण के कार्य ले रहे हैं। और हमारा जो एक चैनल बना हुआ है, जैसे स्वयं सहायता समूह होते हैं, 10-15 महिलाएं होती हैं, उसके ऊपर एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, 10-15-20 के ऊपर एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है और फिर ऐसे ही 15-20 विलेज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है, जो कि ज्यादा करके एक ब्लॉक में 2 या 3 होते हैं या कहीं पर एक भी है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो ये जो फेडरेटेड स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो विभिन्न चरण है या विभिन्न स्टेजेस हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस के, इनके माध्यम से ये हमारी एक बड़ी मजबूत कड़ी है। हम इनके तक पहुंचते हैं, हम इनको बातें बताते हैं और फिर वो नीचे कैस्केडिंग इफेक्ट से हमारी महिलाओं को हम लोग प्रशिक्षण देने के लिए प्रयास करते हैं। अंतिम सवाल मैम आपसे करना चाहेंगे कि 15 अक्टूबर को निश्चित किया गया है कि महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाए, तो ऐसे में हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके मनोबल को बढ़ाने में ये कदम कितना कारगर साबित होगा और इसके जरिए आप हमारी जो महिलाएं कार्यक्रम देख रही हैं उन्हें किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में जब हम सभी लोग एक ग्लोबल पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, उस समय में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही ऐसी है जो कि किसी तरीके से खड़ी रही। आपको मालूम है ग्लोबल सप्लाई चेन्स हमारी ब्रेक हुई, लेकिन लोकल सप्लाई चेन्स ने उनको सप्लीमेंट किया। आज हम लोग के पास में शहरों में जो भी चीजें आ रही है वो लोकल सप्लाई चेन से आना शुरू हुई। इसमें जो हमारा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है या प्रधानमंत्री जी ने जो एक अवधारणा आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की है, उसमें हमारी सब महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हमारा देश गांव में रहता है, हमारी महिलाएं अधिकांश, हमारी पूरी पॉपुलेशन का करीब 69% 70% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। हमारी जो महिलाएं हैं जिनके लिए कार्यक्रम हम लोग संचालित कर रहे हैं, उनको ये भी देखा गया है कि आज की तारीख में कृषि पर बड़ी तरीके से निर्भर है। यदि कृषि पर हमारी निर्भरता है तो हमें जरूरत है कि आज जो बहुत सारे एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उनका फायदा लेते हुए उन्नत कृषि की ओर, उन्नत या डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स लेकर, और दूसरा एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर, यानी कि जहां पर कि ना केवल गेहूं और चावल हो बल्कि दालें भी हो, वहां पर सब्जी भी हो, वहां कुक्कुट पालन भी हो, तो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज हो। और सभी को शुभकामनाएं महिलाओं को हमारे 15 अक्टूबर के लिए।
तो जाना आपने कि किस तरह से मंत्रालयों द्वारा, खासतौर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की हम बात करते हैं तो महिलाओं के स्वावलंबन के लिए कार्य किए जा रहे हैं और महिलाएं भी इससे लाभान्वित हो रही हैं। आप भी इससे लाभान्वित हो सकती हैं, बस आपको आगे बढ़ना है और बिल्कुल हर स्तर पर आपकी मदद के लिए हमारी सरकार अग्रसर है। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव अलका उपाध्याय जी को और आपने जाना कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और हमारी जो महिलाएं हैं उससे लाभान्वित भी हो रही हैं। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अन्य विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके साथ हमारी चर्चा को हम आगे जरूर पर बढ़ाते हैं। और डॉक्टर श्रीवास्तव का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपने कहा कि आपका जो संस्थान है वो महिला किसान जो हैं उनको हर तरह की समाधान मुहैया कराता है। उनकी किसी भी तरह की समस्याएं हैं, सिंगल विंडो है, सारी तरह की समस्याएं वहां पर सुलझाई जाती हैं ताकि हमारी महिलाएं खेती किसानी के कार्य में अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। खेती किसानी के अलावा अगर हम बात करें तो किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं वहां पर महिलाओं को और भी ज्यादा जागरूक करने के लिए? हमारे संस्थान की प्रमुखता रही है, जैसा कि नीरज सुनेजा मैडम ने बताया, कि जो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय और फार्मर कल्याण मंत्रालय है जी। तो हमारे संस्थान का ये है कि जो नीतियां निर्धारित होती हैं केंद्रीय सरकार से, उसको उन सारी नीतियों को हम लोग मूर्त रूप देते हैं गांव में जाकर के किसानों के खेत पे उनके साथ भागीदारी करके। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा संस्थान में एक सिंगल विंडो सिस्टम है। हमारे यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो हर क्षेत्र के माहिर हैं और वो किसानों के खेतों पे गाँव में जाकर के उनकी समस्याएं को खुद उनसे बातचीत करके लेके आते हैं और समस्याएं प्राप्त होने के बाद फिर अपना वो शोध कार्यक्रम बनाते हैं। उसके बाद शोध कार्यक्रम में हमारी प्राथमिकता ये है कि जो उनकी समस्या है उसको सोल्यूशन मोड में, कि हमको 2 साल में या 3 साल में उनको कोई सोल्यूशन देना है जिससे कि वो कृषि की धारा में मुख्य रूप से जुड़ पाए। और मैं अभी भारत सरकार की बात करना चाहूंगा तो ये ICR की, तो ICR एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी नेशनल लेवल पे कृतज्ञ कृषि तकनीकी ज्ञान की एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये नेशनल लेवल पे है और जिसमें ये संस्थान को भी मौका मिला है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में एज ए मेंबर। तो इसमें पार्टिकुलरली ऐसी चीजों को ध्यान दिया जाएगा जो महिलाएं खेती किसानी में काम करती हैं और उनकी जो ड्रजरी है, कार्य करने की क्षमता कैसे बढ़े और जो ड्रजरी है उनको काम करने के टाइम में जो उनको दुख तकलीफ होता है वो कैसे कम किया जाए। तो ये 5 जोन पे ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और उसमें फिर नेशनल लेवल पे इसमें अवार्ड की भी व्यवस्था की गई है। और इसमें जो प्रथम पुरस्कार है 5 लाख रुपए का है, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए का है और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए का है। और इसका जो घोषणा होगी ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगी। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था और उन्होंने अपने किसी संबोधन में आह्वान भी किया है कि हमारी कृषि में प्रमुखता ये होनी चाहिए कि महिलाओं की जो ड्रजरी है उसके लिए कौन कौन से तकनीकी ज्ञान है, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो उनके कठिन कठोर साध्य क्रम को
कैसे कम किया जाए। तो आपने यहाँ पर जिक्र किया कि हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें कई तरह की सहूलियतें यहाँ पर कहें कि आर्थिक रूप से भी सहायताएं मुहैया कराई जा रही है। शुरुआत में आपने जिक्र किया कि यंत्र जो है हमारी महिलाओं की आसानी के लिए बनाए गए हैं, उनको दिए जाते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो आसानी से उनका इस्तेमाल कर सकें। क्या इसके लिए भी किसी तरह की सब्सिडी दी जाती है? हाँ, इसकी भी सब्सिडी है और हमारा एक लुधियाना में आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट है सिफिट, वहाँ पे बहुत सारी मशीनें हैं जो मतलब लो कॉस्ट भी हैं, उनमें से कई लो कॉस्ट भी हैं और जो जिनकी कीमत अधिक है उसके लिए भी सहायता सरकार से मिल सकती है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के को तो इस तरह की सब्सिडी मिलती है सरकारी संस्थाओं द्वारा। जी बिल्कुल। तो हमारी महिलाओं को यहाँ पर अनुदान राशि भी दी जाती है ताकि हमारी महिलाएं तमाम तरह की जो कृषि संबंधित यंत्र हैं वो आसानी से ले सकें और उनका इस्तेमाल करके कृषि के कार्य और आसानी से कर सकें। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और पूजा जी का रुख करना चाहूँगी। पूजा जी, खेती किसानी का कार्य कर रहे हैं या फिर हम बात करें महिलाओं को कृषि के से संबंधित व्यवसायों में कार्य करने की ही, तो किस तरह की चुनौतियां आती हैं महिलाओं के सामने, इसके बारे में आप जिक्र करें ताकि आपके अनुभव हमारी महिलाएं सुन सकें। जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, परेशानियां तो उनको आएंगी क्योंकि वो गांव से जब बाहर निकलते हैं, एक तो घूंघट पर्दे में होती हैं और पर्दे से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है लेकिन निकल जाती हैं महिलाएं और निकलना पड़ेगा उनको क्योंकि आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए यही मतलब एक अच्छा मौका है। वो स्वयं सहायता समूह से जुड़े और जैसे हमारी महिला किसान हैं वो खेती बाड़ी में जो भी चीज़ें पैदा करती हैं उनको मूल्य संवर्धन करके मार्केट में दें तो किसानों को मेरे हिसाब से मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, उनको मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ना ही उनको मतलब रैली वगैरह में जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से जी। तो क्यों ना महिलाएं समूह में जुड़ें और काम करें। आइए बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी डॉक्टर सुनेजा का। डॉक्टर सुनेजा, अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र में, अगर हम खासतौर पर यहाँ पर बात करें या फिर साथ ही जो संबंधित व्यवसाय होते हैं जैसे पशुपालन वगैरह है, इसमें ज्ञान और कौशल के लिए वित्तीय जो हमारी व्यवस्था है उसके लिए क्या किया जा रहा है हमारी सरकार द्वारा? महिलाओं को कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी सहायक धंधे, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन, बकरी पालन, इन सब विषयों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए और वो वित्तीय सहायता विभिन्न स्कीमों में दी जा रही है कि उसका फायदा वो उठा सकें, उसके लिए सरकार की एक आत्मा नामक एक योजना है जिसको कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के नाम से जाना जाता है, आत्मा के नाम से बेहतर जाना जाता है। ये सब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एक हिस्सा है। इस योजना में चूंकि महिलाओं की हर राज्य में, हर जिले में एक अलग तरह की समस्याएं हैं, अलग तरह की उनको जानकारी और प्रशिक्षण चाहिए, इसलिए एक महिलाओं की जो एक समर्पित पद, महिला समन्वयक का पद 2014 में जब मोदी सरकार ने आत्मा स्कीम का संशोधन किया था, उसमें ये विजन किया गया था ताकि उस राज्य में, राज्य के हर जिले में और जिले के हर ब्लॉक में महिला विशेष समस्याओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। इसी के साथ साथ महिलाओं की क्या जरूरतें हैं ब्लॉक स्तर पर, उसको कार्य योजना में शामिल करने के लिए जितनी भी ब्लॉक स्तर पर फार्मर एडवाइजरी कमेटीज बनाई गई हैं, उसमें कम से कम 30% महिलाओं का नामांकन और भागीदारी आवश्यक है। किसी राज्य सरकार को तब तक वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती जब तक इस आत्मा स्कीम के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व इन समितियों में नहीं होता। जब महिलाएं कार्य योजना बनाने में शामिल होती हैं तो वो अपनी प्रशिक्षण संबंधी, अपनी ऋण संबंधी और उनकी जो सूचना संबंधी जितनी भी जरूरतें हैं उनको वो बाकायदा बता सकती हैं, उस कार्य योजना में शामिल करा सकती हैं। इसी आत्मा के जरिए सरकार के जितने मिशन और उप मिशन है, जैसे खाद्य सुरक्षा मिशन है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स, ऑयल पाम है, बीज और रोपण सामग्री उप मिशन है, पौध संरक्षण उप मिशन है, एग्रीकल्चर स्कीम ऑन मार्केटिंग है, तो उस स्कीमों में
जो विशेष सब्सिडी महिलाओं को दी जा रही है जो पुरुषों से अधिक है, उसका फायदा भी उठाने के लिए आत्मा के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और आत्मा के महिलाओं को जानकारी पहुंचती है। जी बिल्कुल, तो महिलाओं तक जानकारियां यहाँ पर पहुंचाई जा रही हैं और हम कहें यहाँ पर वित्तीय सहायता की तो महिलाओं को ये भी प्रदान की जा रही है ताकि वो स्वावलंबी हो सके। और इसी विषय में मैं डॉक्टर श्रीवास्तव से जानना चाहूंगी। डॉक्टर श्रीवास्तव, महिला किसानों को स्वावलंबी बनाने में राज्य सरकारों के योगदान पर आप प्रकाश डालें। ये मैडम बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि केंद्र सरकार जो काम करती है या केंद्र सरकार के जो संस्थान काम करते हैं, बिना राज्य सरकारों के सहयोग से किसान महिलाओं तक पहुंचना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे केंद्र सरकार की जो स्कीम है उसको लेकर के आए, जैसे मैं बात कर रहा था कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान, उसमें पूरेस्ट ऑफ द पुअर वुमेन जो हैं उनको हम अपने संस्थान में लाते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के लिए हमको ये शेड्यूल कास्ट सब प्लान के अंतर्गत महिलाएं कहाँ से मिलेंगी, तो हम राज्य सरकारों के साथ संपर्क करते हैं ब्लॉक लेवल पे, और उनके पास एक शेड्यूल कास्ट का एक पूरा लिस्ट बना रहता है, वहाँ से हम सिलेक्ट करके और उनकी जो समस्या होती है 20-20 के ग्रुप में हम समस्या वाइज उनको अपने संस्थान में बुलाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और उनका जो क्रिटिकल इनपुट है, जो उनको बहुत ज़रूरत है जिसकी वजह से वो अपने इनकम को दोगुना कर पाएंगे, उसको हम उनको क्रिटिकल इनपुट 100% देते हैं। और जहाँ तक सब्सिडी की बात है, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी ज्ञान है, इसको हम राज्य सरकार के साथ साझा करते हैं। हमारे यहाँ उड़ीसा में जो ऑलरेडी एक हर महीने में एक बैठक होती है, स्टेट लेवल रिसर्च एंड एक्सटेंशन कमेटी की एक मीटिंग होती है, जिसमें राज्य सरकार के सभी उच्च पदाधिकारी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, वाइस चांसलर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के होते हैं, प्लस ICAR संस्थान के सभी निदेशक होते हैं या वैज्ञानिक होते हैं। तो उसमें यह चर्चा होती है कि आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है, क्या तकनीकी है, जो स्टेट लेवल टेक्नोलॉजी कमेटी को हम लोग राज्य शोध संस्थान के माध्यम से देते हैं, और स्टेट लेवल टेक्नोलॉजी कमेटी उसमें से सिलेक्शन करके, वैलिडेशन करके, टेस्ट करके अपने यहाँ उसको रिकमेंडेशन में पॉलिसी एंड प्रोग्राम में डालती है, और उसके बाद कितनी सब्सिडी किस चीज़ पे दी जाएगी वो स्टेट डिसाइड करता है। और इस तरह से सब्सिडी मिलने के बाद वो टेक्नोलॉजी ग्रास रूट लेवल तक महिलाओं तक पहुँच पाती है। तो मैडम, ग्रास रूट तक पहुँचने के लिए स्टेट का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बिना योगदान के बिना हम लोग सीधे गाँव तक पहुँच नहीं सकते हैं, या टेक्नोलॉजी या तकनीकियाँ हमारी कुछ हद तक तो पहुँच पाएंगी थोड़ा सा बोलने के लिए, लेकिन जहाँ तक आत्मनिर्भर भारत की बात है या डबलिंग द फार्मर्स इनकम की बात है, तो हमको केवल 10-20 लोगों का नहीं करना है, पूरे देश के लिए करना है, पूरे देश की 50% महिलाओं के लिए करना है। तो हमें बहुत ही जरूरी है कि हम स्टेट के साथ अपना कोलैबोरेशन बनाएं और उनके माध्यम से ही हम ग्रामीणों तक पहुंचे। जी, तो हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कार्य कर रही हैं ताकि जमीनी स्तर पर जो तकनीकों की जानकारी है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो पहुंच सके, और ना केवल हमारे किसान बल्कि हमारी महिला किसान भी यहाँ पर आत्मनिर्भर बन सके। इसी के साथ आइए अब चलते चलते हम अंतिम टिप्पणियां ले लेते हैं, हमारे विशेषज्ञों से संदेश ले लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे वो हमारी महिला किसानों से कि किस तरह से वो आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा सकती हैं। डॉक्टर रश्मि, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, क्या संदेश रहेगा आपका? महिलाओं के लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। मतलब अगर उनको कहा जाए तो आसमान छू सकती हैं वो बिल्कुल। अपनी मेहनत और अपने इरादों को बुलंद रख के सरकार और जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं इसमें संबल देने के लिए, बहुत सहायता करने के लिए जुड़ी हुई हैं। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र का जमीनी स्तर पे बहुत योगदान है इस तरह से, क्योंकि हर जिले में एक या कई जिलों में तो 2 भी हैं। पूरे देश में 700 से ऊपर हैं हमारे यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो उनके साथ जुड़ के महिलाएं अपना इस तरह का कृषि से संबंधित जो भी उनको ज्ञान अर्जन करना है, या कोई सब्सिडी के लिए कैसे एप्लीकेशन बनानी है, या अपना उद्यम कैसे स्टार्ट करना है, अपने उद्यम किस तरीके से वो इकट्ठे कर सकते हैं, प्रशिक्षण लेकर यहाँ पर वो छोटे स्तर पर ही एक उद्यम की शुरुआत कर सकती हैं और फिर कड़ी मेहनत से उसे बड़े स्तर पर भी पहुंचा सकती हैं। एक और चीज है
अदिति, आपको हम बताना चाहेंगे कि 2015 में सरकार ने जो केंद्र सरकार है हमारी, उन्होंने एक महिला ई हाट का इनिशिएटिव भी रखा है। तो जो स्वयं सहायता समूह में आप उत्पाद बनाते हैं ग्रामीण महिलाएं, या जो एनजीओ के थ्रू बनाते हैं, वो आप महिला ई हाट में बहुत बड़े मार्केट में प्लेस कर सकते हैं। आप अपने उत्पाद वहाँ सेल कर सकते हैं। तो ये डिजिटल डिवाइड का जो सरकार का एक स्कीम है महिला ई हाट का, ये इस दिशा में एक अलग बेहतर तो पहले जहां महिलाओं को ये सोचना पड़ता था कि अपने उत्पाद की बिकवाली वो कहां पर करें, अब सरकार की ये काफ़ी अच्छी पहल है। आप इसके ज़रिए जो भी आप उत्पाद तैयार कर रही हैं, अच्छे से पैकेजिंग करिए और महिला ई हाट पर आप बिकवाली कर सकती हैं। इसी के साथ बढ़ना चाहेंगे, पूजा जी हमारे साथ यहाँ पर एक सफल महिला किसान मौजूद हैं। आप अपने अनुभवों को साझा करते हुए किस तरह के संदेश देना चाहेंगी हमारी अन्य महिला किसानों को कि वो किस तरह इस सफलता के मुकाम को हासिल करें? देखिए जी, महिलाओं के अंदर जोश और जज्बा कूट कूट के भरा होता है। मैं भी हरियाणा की बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ महिला अब किसान ना रह के महिला उद्यमी बने जी, और आगे बढ़े और अपने साथ और भी महिलाओं को साथ ले। जैसे अभी मैडम ने बताया था आत्मा स्कीम के बारे में, मैं भी आत्मा स्कीम की मेंबर हूँ। काफ़ी सारी योजनाएं जो है सरकार की, जो भी स्कीमें होती हैं हमें उनसे पता चलता है और हेल्प भी मिलती है। तो महिलाएं जो है सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके साथ जुड़े और फ़ायदा उठाए। जैसे कि अभी किसान और विज्ञान का भी एक अलग ही मेल जोल है अनोखा, तो क्यों ना हम सरकार की सभी योजनाओं से जुड़ें। ग्रामीण एरिया जो है वो महिलाओं को मतलब ज़्यादा स्कीमों का पता भी नहीं चलता। मैं चाहती हूँ कि वो एक दूसरी महिला से जुड़े। एक छोटी सी शुरुआत करनी है और फिर जब उसमें और महिलाएं यहाँ पर जागरूक होकर जुड़ती जाएंगी तो आप ज़रूर सफलता का जो मुकाम है वो हासिल कर पाएंगे। देखिए जिस तरह से पूजा जी ने ये मुकाम हासिल किया है, आपको भी आगे बढ़कर बिल्कुल आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम ज़रूर बढ़ाने हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर श्रीवास्तव, टिप्पणी आपसे भी लेना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे आप हमारी महिला किसानों को? मैडम, मेरी तरफ से एक संदेश है जी, और वो सभी महिला किसानों के लिए बहुत पुरोगामी दूरदर्शी संदेश है कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत के अंदर 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का निर्णय लिया गया है जी। तो हमारी किसान महिलाओं से ये अनुरोध है कि वो जो छोटा छोटा व्यवसाय करती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप करती हैं, वो सब और ज्यादा मात्रा में मिलके वुमेन फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और उसका जो प्रोड्यूस हो उसको ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ें, जिससे उनका मार्केटिंग भी बहुत आसान हो जाएगा और उनकी जो चीजें होंगी वो ग्लोबल लेवल तक भी पहुंच पाएंगी। जी बिल्कुल, वो केवल देश तक ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना एक अच्छा सफलता का मुकाम हासिल कर पाएंगी, अपना नाम बना पाएंगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ पर दिया है आपने डॉक्टर श्रीवास्तव। अंतिम टिप्पणी लेना चाहूंगी डॉक्टर सुनेजा आपसे, किस तरह की आप सलाह देंगी हमारी महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को? अदिति, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये आखिरी संदेश का एक पूछा है सवाल, ये बहुत अहम है जी। कृषि के बिना महिलाएं और महिलाओं के बिना कृषि अधूरी है जी। जहां सरकार महिलाओं के लिए कदम बढ़ा रही है, आवश्यकता है कि महिलाएं भी उसी रफ्तार से कदम बढ़ाएं और सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सरकार की कृषि के क्षेत्र में एक एक पाइप जो लगा रही है सरकार, उसका फायदा हमारी किसान बहनें उठा सके। और मैं यहीं पर किसान बहनों के लिए कहना चाहूंगी, कृषक कृषिका के सपनों का संसार वहां पर बसता है साकार, हरे भरे लहराए खेत, प्रकृति करे नित्य श्रृंगार, कृषक बहनें खुशहाल हुई अब देश की समृद्धि के आसार। और इसी के साथ सरकार के साथ कदम बढ़ाकर चले, किसान बहनें वो समृद्धि, उन्नति, आत्मनिर्भरता सभी कुछ उन्हें मिलेगा, ये मेरा आश्वासन है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनेजा। तो देखिए, एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटी सी पहल एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इसके लिए ज़रूरत है हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आगे बढ़कर आने की। हमारी सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है, आपकी मदद के लिए अग्रसर है। बस अब आपको हमारी सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ना है और आत्मनिर्भर बन के दिखाना है। आप आत्मनिर्भर होंगी तभी तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर बन सकेगा।
रहेगा। आप सभी विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी चर्चा में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां, संदेश हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में जान लिया कि हमारी जो महिलाएं हैं वो किसी से भी कम नहीं हैं, बस वो आगे बढ़ती जा रही हैं और देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाई जा रही हैं। इसी के साथ आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।